नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आप ध्यान से समझिए और इसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। एक चीज़ देख समझ जाइए कि जब तक आपको ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता है कि उस सिलेबस से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब तक आप अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसकी ज़रूरत है नहीं वैसे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए। मुझे पता है कि इस तरह की वीडियोज़ लोग देखना पसंद नहीं करते। इसके बावजूद चूँकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए परीक्षा को आसान बनाऊँ। इस चैनल का थीम ही यही है, लेट्स मेक इट ईजी। इसे ज़बरदस्ती का फालतू का कठिन नहीं बनाना। और यही वो चीज़ें हैं जिससे परीक्षा आसान होती है। तो इन प्रश्नों को समझिए और इसके आधार पर पढ़ाई करिए। बाकी सिलेबस तो हम कवर कर ही लेंगे, इसी चैनल पर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है जी। चलिए देखते हैं कि जीएस फोर्थ पेपर में 2020 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इथिक्स का पेपर है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने 3-4 ही मेरे ख्याल से टॉपिक्स कवर किए हैं, वीडियोस सॉरी वीडियोस बनाए हैं। और हर साल हम देख रहे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन लड़ जा रहा है। इसी यही फ़ायदा है, क्योंकि मुझे पता है ना कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ भी कई प्रश्न मिलेंगे जिनकी वीडियो मैंने पहले से बना दी है। फिलहाल देखते हैं। मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। बेसिकली सिलेबस का ही टॉपिक उठा के दे दिया है कि मूल्य सृजन में इनकी भूमिका, ये पढ़ना था, लिख दिया, आगे विवेचना करिए, हो गया। अगला क्वेश्चन, शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। ये बताना है आपको कि अगर पारदर्शिता लानी है शासन में, तो जो ये अधिकार मिला है कानून बना के, सूचना का अधिकार, इसकी कोई भूमिका है कि नहीं। भूमिका तो बहुत बड़ी है, तो उसकी विवेचना करना है, लेकिन 125 शब्दों में 8 नंबर का है। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न 3, बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है। इस कथन का परीक्षण करिए। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। अगर कोई बेईमान अधिकारी है, उन पर कोई अभियोजन चलाना है, तो सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है, इसकी आवश्यकता होती है। अब अपने आप में ये जो भ्रष्टाचारी है ना, उनका मन बढ़ जाता है कि इतना आसान थोड़ी है हमको हटाना या हम पे कोई अभियोजन चलाना। तो कह रहा है कि एक सुरक्षा की ढाल है, इसका परीक्षण करना है। बढ़िया है। ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख देना, बैलेंस उत्तर होना चाहिए इसका। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 4, सिविल सेवा के संदर्भ में इनकी विवेचना करनी है, इन पर बात करनी है। निष्पक्षता की विवेचना करनी है, प्रतिबद्धता। बेसिकली आपसे ये कहा गया है कि निष्पक्षता और प्रतिबद्धता का इंपॉर्टेंस क्या है सिविल सेवा में। ठीक है, इनकी प्रासंगिकता क्या है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। ठीक है, उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके माता पिता, जो कि बूढ़े हैं, वो बेघर हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। इसीलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करिए। तो उसने तो छोड़ दिया, आप क्या करेंगे, ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, व्याख्या करिए। ये टॉपिक मैंने कवर किया है, लगातार 3 साल से प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, इस साल भी हो सकता है कि आ जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीएससी ने भी 2020 के मेंस में पूछ लिया था। देखिए 7वां प्रश्न, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं। सिविल सर्वेंट का मतलब क्या है। लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है, विवेचना करिए। एक लोक सेवक में कौन कौन सी अभिक्षमताएं, एप्टीट्यूड्स होने चाहिए। देखिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में थोड़ा अंतर है, समझना पड़ेगा। तो यहाँ एप्टीट्यूड की बात हो रही है, कहाँ, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे। तो ये होना चाहिए लोक सेवा में, लोक सेवक में, ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें अंतर बताना है आपको, विभेद करना है। सहिष्णुता और सहानुभूति में क्या अंतर है, ये कहाँ गया, हाँ, टॉलरेंस और कंपैशन, इसका अंतर बताना है। अभिवृत्ति, देखो आ तो गया, अभिवृत्ति और अभिक्षमता, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, ये समझाना। इस तरह के कीवर्ड्स वाले प्रश्न आते हैं यूपीएससी में भी
और यहाँ तो आपके सामने है, पिछले साल भी आए थे, उसके पहले भी आए थे। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9, ध्यान से। कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। कैसे दिखेगा कि करुणा का भाव दिख रहा है, सहिष्णुता दिख रही है कमजोर वर्गों के प्रति? एग्जाम्पल देकर बताना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, ध्यान से देखिए। मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादन संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। वही है परसुएशन, जिस पे हमने वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो है, 3 साल से प्रश्न आ रहे हैं इस पे। ठीक है, ये होती है नब्ज पकड़ना। आप सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, आप भी इस लायक हो जाएंगे कि आप चाहें तो 2 महीने में जो मेंस का है ना, यूपी पीसीएस का, धुआं कर दें तैयार करके। बहुत आसान है। आगे फिर से आगे देखिए, अगला प्रश्न, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी तो इसे ठीक है कि हाँ ये सामने वाला आदमी ईमानदार है, लेकिन पूछा गया लिखो, बताओ, लिख के बताओ कि ईमानदारी क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे, हो जाएगा काम। आगे, भारत में ईमानदारी के दार्शनिक आधार की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। ये बताना है। दार्शनिक आधार को लेकर कई प्रश्न आए हैं कि इसको आप दार्शनिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, है ना, यहाँ पूछा गया। आगे चलते हैं। देखिए, आचार संहिता पर सेकंड पेपर में भी आते हैं प्रश्न, आए थे, मैंने दिखाया था, यहाँ भी आ गया। आचार संहिता के नहीं, आचार संहिता नहीं था, वो सिटीजन चार्टर था, सॉरी, ये आचार संहिता यहाँ पे। आचार संहिता के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों? बताना है कि 5 सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए जो कि आचार संहिता में प्राथमिक रूप से होने ही चाहिए, इनकी विवेचना करनी है। आचरण संहिता, आचार संहिता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से प्रश्न आए हैं पिछले बार भी और आगे भी आएंगे, एक सामने है। अच्छा, गीता पे क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, वो निष्काम कर्म वाला ना। अब यहाँ देखिए, गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवकों के लिए यह क्या संदेश देता है, इसकी व्याख्या करनी है अनासक्त योग के बारे में। जब इंडियन फिलॉसफीज पढ़ेंगे तो वहाँ गीता की कुछ बेसिक बातें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी गीता नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जो काम की 2-3, जैसे कि निष्काम कर्म, ये जो है अनासक्त योग, इस तरह की 2-3 चीज़ें और हैं, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा और एग्ज़ाम में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांट साहब फिर आ गए, पहले ही पूछा गया था। कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है? कर्तव्य की, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज शेक। ठीक है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। सिविल सेवा में इस सिद्धांत की भूमिका क्या है, ये बताना है, विवेचना करनी है इसकी। 12 नंबर का है, आराम से इत्मीनान से लिखिए 200 शब्दों में। आगे यहाँ ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी है एक्चुअली। देवानंद पेंशन विभाग में अनुसचिव के रूप में कार्यरत है। ठीक है, एक दिन उनके मित्र गुरुदत्त, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं, निम्न घटना का जिक्र करते हैं। अब बताइए, ये जो है देवदत्त हैं और उनके एक मित्र हैं, सॉरी देवानंद है, एक मित्र है उनके गुरुदत्त, और वो क्या बता रहे हैं इनसे कि पिछले 2 वर्षों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री अशोक कुमार अपनी मासिक पेंशन का 30% श्रीमती बिंदु चोपड़ा को चेक के माध्यम से हर महीने भुगतान कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने पाया कि श्रीमती चोपड़ा पेंशन कार्यालय में आपके अधीन काम कर रहे अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम चोपड़ा की पत्नी है। गड़बड़ लग रहा है भाई। फिर तीसरी बात कह रहे हैं, मुझे इसमें संशय लग रहा है कि हो सकता है कि यह घूस संबंधी घोटाला हो, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक को प्रेम चोपड़ा से पेंशन संबंधी फाइल का निपटारा कराने के लिए घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा हो और पत्नी के खाते में घूस जमा करने के लिए विवश किया जा रहा हो। ओहो, आगे देखिए, मामला गंभीर है। अब देखिए आगे क्या होता है। देवानंद श्री अशोक कुमार के घर जाते हैं और पाते हैं कि वे अल्जाइमर के रोग से ग्रस्त हैं और सुसंगत उत्तर देने में सक्षम हैं। निराश देवानंद सीधे प्रेम चोपड़ा से ही पूछताछ करने लगते हैं। प्रेम चोपड़ा बताते हैं, श्री अशोक कुमार उनके पिता के मित्र हैं। उनकी न तो कोई संतान है, न ही रिश्तेदार। मेरी पत्नी बिंदु लंबे समय से उनकी देखभाल पुत्री की तरह कर रही हैं।
इसलिए श्री अशोक कुमार शुभेच्छा से हमें धन प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने पुत्र को कोटा राजस्थान में आईआईटी की महंगी कोचिंग करा सके। यह वैयक्तिक पारिवारिक मामला है और इससे आपका यानी देवानंद साहब का कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि देवानंद ने भयंकर गलती की या वे अपनी नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, क्योंकि ये तो बेचारे सोच रहे थे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, पता लगाए, लेकिन मामला कुछ और निकला। तो आपको बताना क्या इनसे गलती हो गई, इन्हें पूछना नहीं चाहिए था, या ये अपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर रहे थे? देखिए, दोनों के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। बढ़िया केस स्टडी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्रोध पर यूपीएससी ने भी पूछा था। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्रोध कैसे नियंत्रित करेंगे, इसकी व्याख्या करिए। ठीक है जी। इसमें आपको बताना है कि कैसे नुकसान करेगा, फिर बताना कैसे इसे रोका जाएगा। ठीक है। और उससे पहले अगर आपको आता है ना, तो पहले खुद पे कंट्रोल करिए, तब अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। आगे 17, ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपके क्या विचार हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लगभग सेम फ्रेम पे प्रश्न बना है। अभी पिछले वर्षों में हमने देखा था 2018 या 19 में, उसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार जो है ना, भ्रष्टाचार का क्वेश्चन था कि सामान्य तौर पर कहा जाता है कि पैसे नहीं है तो भ्रष्टाचार कर ले रहा है, लेकिन जो बहुत अमीर है वो भी तो भ्रष्टाचार करते हैं। मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा मामला अलग है। ठीक है, ये घूस को लेकर के बनाया गया। अब तुलना ऐसे मत कर लीजिएगा, मैं फ्रेम की बात कर रहा। तो लोग घूस देना बंद कर दें तो ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा है क्या? आप अपना विचार लिखिए, इस पर आलोचनात्मक परीक्षण करिए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। 3-4 लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, करुणा, ये मैं ऐसी गिना दे रहा हूँ, उसमें से 3-4 लिख दीजिए और उनकी व्याख्या कर दीजिए। बाकी जो बच गया ना, वो कंक्लूजन में डाल दीजिए कि हाँ ये भी होना चाहिए। हो गया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न, सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। विवेचना कीजिए, ध्यान से देखिए। परसुएशन फिर पूछ लिया इसी पेपर में। यहाँ ये अनुनय या विश्वास उत्पादन, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। इंग्लिश वाला देखेंगे हर जगह परसुएशन ही मिलेगा। तो कैसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में इसने योगदान दिया? योगदान तो था, काफ़ी अच्छा था। तो इस पर बात करना है आपको। ठीक है, एक बार ये टॉपिक पढ़ लेंगे, वीडियो पढ़ी हुई जाकर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। और ये भी समझ में आएगा कि विज्ञापन देने वाली कंपनियां इसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, कैसे करती हैं। ठीक है जी। आगे, आप एक लोक सेवक हैं जो एक ऐसे प्रदेश में तैनात हैं जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, कभी कभी नहीं, अभी अभी तुरंत, और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था कि हम आएंगे तो शराब बंद कराएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, जो ज़्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद या इच्छा का मामला माना जाता हो? तर्क संगत रूप से समीक्षा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये रहे प्रश्न जीएस के चौथा पेपर। 20वां हो गया ना, अब तो होगा नहीं, 20 ही प्रश्न होते हैं। अब एक और वीडियो बचेगी जिसमें हम बात करेंगे निबंध। 2018, 19, 20 में जो निबंध के प्रश्न आए थे उनकी बात कर लेंगे और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से जब 21 का मेंस होगा तो उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी बहुत आसान है। ठीक है जी, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।